एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू राया टेक। प्रीवियसली मैंने एक लेक्चर पढ़ाया था आपको पावर शेयरिंग से रिलेटेड, जैसे जस्ट इंट्रोडक्शन। आज हम लोग जो है पावर शेयरिंग के चैप्टर को एकदम डेप्थली और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? ओके। देखिए, पावर शेयरिंग क्या है, पहले इसको हमें समझना पड़ेगा। व्हाट इज पावर शेयरिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर शेयरिंग। ठीक है। पावर शेयरिंग को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी में क्यों इम्पोर्टेंट है। वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हमें यही समझना है, वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। अरे मेरी बात समझ में। देखिए, क्लास नाइन्थ में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, और आपने डेमोक्रेसी में ये देखा कि हम बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके अंदर पावर को डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा था क्लास नाइन। ठीक है ना? जिसमें आपने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा आपने राइट्स के बारे में पढ़ा, जहाँ पे देखा जाता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आपने जुडिशरी के बारे में पढ़ा कि जुडिशरी के क्या पावर होते हैं। तो आपने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा कि लेजिस्लेचर के अंदर क्या पावर होता है। आपने डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अब पढ़ा होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम इस अभी भी इसमें यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में जो है पावर डिवीजन किस तरीके से होता है। तो खैर, हम इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी। ठीक है। तो डेमोक्रेसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं कि ओवरव्यू में क्या क्या है इस डेमो चैप्टर में और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। ठीक है ना? आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। एंड वी आर स्टार्टिंग दैट जर्नी इन क्लास टेंथ ऑल्सो। ओके। देखिए, हमने क्लास लास्ट ईयर अपने डेमोक्रेसी में क्या क्या पढ़ा कि पावर जो है ना, ऑल द पावर्स डज नॉट रेस्ट विद एनी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, डेमोक्रेसी में पावर जो है वो किसी एक गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होता। डेमोक्रेसी में पावर जो है वो डिवाइडेड होता है इन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना? कितने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब देखिए, एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग क्या होता है। इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग यही होता है जब पावर को शेयर किया जाए अमॉन्ग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यही तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अगर अगर हम पावर शेयरिंग इन तीनों में सही तरीके से नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी जो है वो सही तरीके से रन नहीं हो सकती। तो अगर आपको डेमोक्रेसी को सही तरीके से, ट्रू डेमोक्रेसी को फॉलो करना है, या फिर डेमोक्रेटिक फीचर्स को आपको कंट्री में फॉलो करना है, तो पावर को शेयर करना, वो भी किस तरीके से, इंटेलिजेंट तरीके से, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आज मेरी बात समझ में? तो हम हमारा जो दो चैप्टर है, पहला चैप्टर पावर थ्योरी और दूसरा चैप्टर हमारा फेडरलिज्म। इन दो चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पावर को शेयर किया जाता है इन डेमोक्रेसी। हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे फेडरलिज्म में। और ये हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर ये बताएगा कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इन डेमोक्रेसी। और इसको समझने के लिए हमने दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एग्जांपल लिया है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का नाम है बेल्जियम, और एक का नाम है श्रीलंका। अरे मेरी बात समझ में ना? ये दो कंट्रीज हैं जिसके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर डेमोक्रेसी में पावर शेयर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी एक डिक्टेटरशिप की तरह या फिर एक डिक्टेटर की तरह काम करने लगेगा। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के लोग होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो एज ए डिक्टेटर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए डेमोक्रेसी में पावर को शेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसको हम समझेंगे थ्रू द एग्जांपल्स ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, जो दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेकिन पावर सही तरीके से शेयर नहीं करने से इन दोनों कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम राइज होते हैं। ठीक है। वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर हियर। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पावर शेयरिंग अमॉन्ग पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड श्रीलंका किस तरीके से किया गया। ठीक है ना? तो बेल्जियम एंड श्रीलंका में पावर शेयरिंग किस तरीके से किया गया है इसको हम समझते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल अपना बेल्जियम से। बेल्जियम आपको पता है कहाँ पे है? बेल्जियम जो है यूरोप की एक कंट्री है। आपको एकदम फ्रांस के पास में दिखेगी।
बेल्जियम जो है फ्रांस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है, कहाँ पे बेटा, यूरोप। इसका एरिया अगर देखा जाए तो हमारा जो स्टेट है हरियाणा, इससे भी छोटा है। इसके बॉर्डर शेयर होते हैं किसके साथ साथ, फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें, इसकी पॉपुलेशन जो है लिटिल ओवर 1 करोड़, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है ना। और करें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हरियाणा, अगर मतलब हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन अप्रोक्स 2 करोड़ है, और बेल्जियम की पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ है, या फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है ना। तो अप्रोक्सीमेट हमारे हरियाणा के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन के इक्वल है बेल्जियम का पॉपुलेशन। ठीक है। लेकिन बेल्जियम में क्या हमें देखने को मिलता है कि बेल्जियम में एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। क्या है बेटा, डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी बेल्जियम। क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्सिटी इन बेल्जियम, एथनिक डाइवर्सिटी। अब ये एथनिक डाइवर्सिटी क्या होता है, इसको भी मैं बताऊंगा। पहले हम समझते हैं कि बेल्जियम में, चलिए इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एथनिक कंपोजिशन या फिर एथनिसिटी क्या होती है। जैसे देखिए, हमारे बुक में भी इसके डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। मैं वहीं से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एथनिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक। अ सोशल अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। People belonging to the same ethnic group live in their common descent because of the similarities of physical type or of culture or code. They need not always have the same religion or nationality. देखो, एथनिक का क्या मतलब होता है, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर। हमारे सोसाइटी में आप बहुत सारे एथनिक पीपल्स को देखते हैं, जिनका क्या होता है ना, कल्चर अलग अलग होता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम ट्राइबल पीपल की बात कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल पीपल की भी बात करें, कहने का मतलब क्या है कि ऐसी कम्युनिटी जो दूसरे कम्युनिटी से अलग है, किस बेस से, कल्चर के बेस। बात समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ पे आपको क्या होता है ना कि अलग अलग कल्चर के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग डिवीजन होता है बेस्ड ऑफ द कल्चर, इसको हम बोलते हैं अलग अलग एथनिक पीपल। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन द देयर कॉमन डिसेंट। देखो, एक एथनिक पीपल्स, एक एथनिसिटी के लोग जो है एक तरीके के कल्चर में बिलीव करते हैं, उनका ट्रेडिशन एक तरीके का होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो आप, जैसे हम अपने कंट्री में बात करें, हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में आपको हिंदू अलग अलग एथनिक पीपल्स। बात समझ में आ रही है ना। उसी तरीके से बेल्जियम के अंदर बहुत सारे एथनिक डिवीजन थे, अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग आपको एथनिक कंपोजिशन देखने को मिलेगा। तो द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स था। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। Another 40% lives in the Wallonia region, speaks French language। देखो, मान लो ये जो है बेल्जियम कंट्री। अब इस बेल्जियम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो है वो है हमारा फ्लेमिश रीजन, और एक पार्ट है वो है हमारा ओलेनिया रीजन। ठीक है ना। अब ये जो फ्लेमिश रीजन है, फ्लेमिश रीजन में जो रहने वाली पॉपुलेशन है वो 59% पॉपुलेशन जो है, वहाँ की जो 59% पॉपुलेशन रहती है फ्लेमिश रीजन में, वो क्या बोलती है, डच बोलती है। और जो 40% पॉपुलेशन है जो रहती है बोलेनिया रीजन में, वो क्या बोलती है, वो बोलती है फ्रेंच। और रिमेनिंग जो 1% पॉपुलेशन है, रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन वो क्या बोलती है, जर्मन। अरे मेरी बात समझ में। देखिए यहाँ पे मैप में भी दिया है हमारे बुक में कि किस तरीके से डिवीजन है। जैसे ये देखिए, ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ये वाला रीजन है, एक ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन। तो ऊपर वाला जो रीजन है, जिसमें आप ये येलो कलर में देख रहे हो, ये है हमारा फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन है ये, फ्लेमिश रीजन है। और इसमें रहने वाले कौन से लोग हैं, इसमें रहने वाले हैं डच पीपल। ठीक है। ये हमारा है बुलेनिया रीजन, और इसमें रहने वाले हैं हमारे फ्रेंच पीपल। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे हैं जर्मन पीपल, जो इस रीजन में रहते हैं। तो क्या है टोटल कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, क्या है कि फ्लेमिश रीजन, कितने लोग, कितने परसेंट लोग, 59% ऑफ द पॉपुलेशन, और कौन सी लैंग्वेज, डच लैंग्वेज। बुलेनिया, 40% ऑफ द पॉपुलेशन, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है ना। एंड रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन क्या बोलती है, जर्मन बोलती है। और रहती कहाँ पे देखा जाए तो बोलिनिया वाले रीजन में ही रहती है। अरे मेरी बात समझ में ना। ये है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम समझ में आया। ठीक है ना। तो रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, ये बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में क्या समस्या है कि यहाँ पे जो
टोटल पॉपुलेशन है उसका 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है, और 20% पॉपुलेशन जो है वो कौन सी स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। और हम ब्रुसेल्स की बात करें, यहाँ पे 80% पीपल जो रहती है वो क्या बोलती है, फ्रेंच बोलती है, और 20% पॉपुलेशन क्या बोलती है, डच बोलती है। अरे मेरी बात समझ में, ये है एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ से इतना पढ़ाने के बाद, कि अगर मैं बात करूं कि बेल्जियम कंट्री के अंदर मेजोरिटी में कौन है, तो आप क्या बताओगे, कौन है मेजोरिटी में, डच पीपल। और माइनॉरिटी में कौन है बोलोगे, अगर देखा जाए तो सबसे कम माइनॉरिटी में जर्मन है, लेकिन अगर हम जर्मन से मतलब अगर डच के कंपैरिजन में बोले तो माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच पीपल एंड जर्मन पीपल। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन वहीं पे हम बात करें ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में कौन है, ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में है फ्रेंच पीपल, और माइनॉरिटी में कौन है, माइनॉरिटी में है डच पीपल। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है सभी को यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है बेल्जियम में, प्रॉब्लम क्या है बेल्जियम में, बेल्जियम की समस्या को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है बेल्जियम में। ठीक है, देखा जाए, जस्ट मिनट वेट, मैं थोड़ा पेज को रब कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखा जाए, जो माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ना, वो बहुत ज्यादा रिलेटिवली रिच है किससे, और पावरफुल है किससे बेटा, डच कम्युनिटी। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं जो कहाँ रहते हैं बेटा, ब्रुसेल्स के अंदर रहते हैं, ब्रुसेल्स के, सॉरी बेल्जियम के बुलिनिया रीजन में रहते हैं। ये रिलेटिवली रिच है किससे, रिच और पावरफुल है किससे, डच पीपल से। ठीक है ना। और इस वजह से डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जिनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलना चाहिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए, एजुकेशन का जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो स्टार्टिंग में नहीं मिला, इनको बहुत लेट से मिला। मतलब सबसे पहले अगर बेनिफिट दिखा जाए तो किसको मिला है, फ्रेंच पीपल। ठीक है ना। फ्रेंच पीपल जो है, इनको जो है इकोनॉमिकल और एजुकेशनल बेनिफिट जो है वो पहले मिला है, और बाद में मिला किसको, डच पीपल को। बिकॉज ये मेजोरिटी में तो है, लेकिन बोल सकते हैं मेजोरिटी में होने के बावजूद भी बेनिफिट्स इनको नहीं मिलते हैं, बेनिफिट्स किसको मिलता है, डच पीपल, सॉरी फ्रेंच पीपल। और इससे क्या होता है कि जो डच पीपल है ना, उन फ्रेंच पीपल्स को लेकर के थोड़ा सा इनकी जो सोच है, और बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है बिटवीन द डच एंड फ्रेंच पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स। कब तक, कब, इन 1950 एंड 1960। ठीक है। लेकिन अगर इस टेंशन को देखा जाए तो कंट्री में ये टेंशन कम है। अगर हम बात करें, देखो फ्रेंच पीपल मेजोरिटी में है, सॉरी फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में है, फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में है, फ्रेंच पीपल माइनॉरिटी में है, डच पीपल मेजोरिटी में है। लेकिन माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी फ्रेंच जो कम्युनिटी है, या जो फ्रेंच पीपल हैं, जो फ्रेंच पीपल हैं, इनको क्या होता है, जो फ्रेंच पीपल है इनको इकोनॉमिकल और एजुकेशनल बेनिफिट पहले मिल जाता है। लेकिन जो डच कम्युनिटी है, इनको इकोनॉमिकल और एजुकेशनल जो फैसिलिटी है, या जो बोल सकते हो कि इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी है, बहुत लेट से मिलता है। और इस वजह से क्या होता है कि 1950 1960 तक जो है वो टेंशन जो है, ये फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना, ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, हम बात करें तो ब्रुसल्स में। क्योंकि ब्रुसल्स में मेजोरिटी में कौन थे, फ्रेंच पीपल थे, और माइनॉरिटी में कौन था, डच पीपल। तो इस वजह से जो डच और फ्रेंच पीपल के बीच में जो टेंशन थे ना, ये टेंशन ब्रुसल्स में ज्यादा थे विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें होल कंट्री। ठीक है ना। क्योंकि होल कंट्री में मेजोरिटी में कौन है, डच पीपल, और माइनॉरिटी में कौन है, फ्रेंच पीपल। लेकिन जब बात करते हैं ब्रुसेल्स की, तो ब्रुसेल्स में मेजोरिटी में कौन है, फ्रेंच पीपल, और माइनॉरिटी में कौन है, डच पीपल। अरे मेरी बात समझ में। अब ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। क्यों ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखो जो डच पीपल है ना, ये कंट्री के अंदर इनकी मेजोरिटी है, लेकिन कैपिटल के अंदर इनकी क्या है, माइनॉरिटी। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर। तो दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम।
एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या है। ठीक है ना। एक बार मैं फिर से रिपीट कराता हूँ कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या है। देखिए, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है। ठीक है ना। कहाँ पे है? यूरोप में है। यहाँ पे आपको एथनिक कंपोजिशन देखने को मिलता है। कैसे एथनिक कंपोजिशन? इस बेल्जियम के अंदर तीन कम्युनिटी रहती है, एक डच, एक फ्रेंच और एक जर्मन। पूरे बेल्जियम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है फ्लेमिश रीजन और एक है वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में जो रहने वाले लोग हैं वो कौन से हैं? डच लोग हैं। और वलोनिया रीजन में रहने वाले कौन से लोग हैं? फ्रेंच लोग। ठीक है। फ्रेंच और जर्मन लोग। डच की अगर हम बात करें, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, इनकी पॉपुलेशन है 59%, फ्रेंच वालों की 40% और जर्मन की 1%। आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रुसेल्स की, जो कैपिटल है किसकी, जो कैपिटल है बेल्जियम की, यहाँ पे अगर हम एथनिक कंपोजिशन की बात करें, यहाँ फ्रेंच पीपल हैं और डच पीपल। लेकिन यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन क्या है? 80% है फ्रेंच पीपल, 20% है डच पीपल। आ रही मेरी बात समझ में? दिस इज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो डच और फ्रेंच के बीच में टेंशन क्रिएट होता है। क्यों टेंशन क्रिएट होता है? बिकॉज फ्रेंच पीपल जो है वो बहुत पहले से बेनिफिट्स ले रहे थे, किसके? इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स। लेकिन डच पीपल्स को ये बहुत बाद में जाके मिलता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस वजह से क्या आता है कि 1950 1960 आते आते सिचुएशन क्या होता है कि डच और फ्रेंच पीपल्स के बीच में ये टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना। ये सिचुएशन थी यहाँ की, बेल्जियम की। अब हम समझते हैं श्रीलंका, कि श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है और श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन किस तरीके से। आप सभी को श्रीलंका का लोकेशन पता है कि श्रीलंका कहाँ सिचुएटेड है। तो श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, जो हमारा नेबरिंग कंट्री भी है। ठीक है ना। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, बोल सकते हैं कि जितनी पॉपुलेशन हरियाणा की है उतनी ही पॉपुलेशन जो है वो हमारे बोल सकते हैं श्रीलंका की है। ठीक है ना। अब देखिए, लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज आल्सो अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका के अंदर भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। किस तरीके? द मेजर सोशल ग्रुप हु लिव्स इन श्रीलंका वाज सिन्हाला स्पीकर्स, जो कितने परसेंट है? 74% है। इसके अलावा तमिल स्पीकर्स 18%। ठीक है ना। अमॉन्ग तमिल देयर आर टू सब ग्रुप। तमिल्स के अंदर भी डिवीजन है। तमिल्स नेटिव ऑफ द कंट्री कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। एंड इसके अलावा आपको और क्या डिवीजन देखने को मिलेगा, जो कितने हैं? 13% है। एंड द रेस्ट होस्ट फोर फादर्स कम फ्रॉम इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग colonial period called the Indian Tamils। ठीक है। तो चलिए एक बार हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं श्रीलंका के कंपोजिशन। श्रीलंका का कंपोजिशन क्या? श्रीलंका की अगर हम पॉपुलेशन करें, बात करें तो कितनी पॉपुलेशन है? 2 करोड़ पॉपुलेशन। श्रीलंका की अगर हम एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो एथनिक कंपोजिशन कितना है, कैसा है यहाँ का? यहाँ का एथनिक कंपोजिशन की ये है कि यहाँ पे आपको दो लोग, दो टाइप की कम्युनिटीज देखने को मिलेंगी। सॉरी, अगर हम श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये 2 करोड़ है। ठीक है ना। और यहाँ की अगर हम एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे पहला एथनिक कंपोजिशन ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो 74% पॉपुलेशन है वो एक लैंग्वेज बोलती है जिसका नाम है सिन्हाला। क्या लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज बोलती है? सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है। और उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 74%। ओके। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा सब ग्रुप है वो है तमिलियंस। किसका है बेटा? तमिलियंस का। लेकिन तमिलियंस भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है श्रीलंकन तमिल्स, एक है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। एक है श्रीलंकन तमिल्स और एक है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की हम बात करें तो इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है श्रीलंकन तमिल्स की, ये है 13%। और जो इंडियन तमिलियंस है इनकी पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 12%। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि सर, ये जो इंडियन तमिल्स है ना, ये इंडियन तमिलियंस श्रीलंका में कहाँ पे पहुंचे? तो इंडियन तमिल श्रीलंका में इस तरह से पहुंचे, या फिर इंडियन तमिल्स की पॉपुलेशन श्रीलंका में आपको ऐसे देखने को मिलती है कि पहले क्या था कि श्रीलंका वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशन वर्कर्स को, प्लांटेशन वर्कर्स जो है प्लांटेशन में मतलब बोल सकते हो कि प्लांटेशन क्रॉप को या प्लांटेशन फार्मिंग के लिए जो है बहुत सारे लेबर्स को लेकर के जाते थे अलग अलग कंट्री से। ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो है इंडिया के जो एक स्टेट है तमिलनाडु, वहां से बहुत सारे लोगों को जो है ब्रिटिशर्स लेकर गए ताकि वो प्लांटेशन क्रॉप में फार्मिंग वगैरह कर सके। ठीक है ना। देखो,
यहाँ से एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन क्या होता है ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, जब आप एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है। देखो, प्लांटेशन कहने का मतलब, प्लांटेशन क्रॉप ऐसे क्रॉप को बोला जाता है जो लार्ज एरिया में प्रोड्यूस किया जाए। एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप जिसको लार्ज एरिया में प्रोड्यूस किया जाए, और इसका प्रोड्यूस करने का मोटिव ये है ताकि आप मार्केट में इसको सेल कर सको और इससे प्रॉफिट जनरेट कर सको। जैसे आप टी प्रोड्यूस करते हो, कॉफी प्रोड्यूस करते हो, बात समझ में आ रही है ना। ये लार्ज एरिया में इसलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि आप इनको मार्केट में सेल कर सको और प्रॉफिट जनरेट कर सको। दैट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है ना। तो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप्स जिसको हम लार्ज एरिया में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हम उसको क्या कर सके, सेल कर सके और प्रॉफिट जनरेट कर सके। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप। तो इन प्लांटेशन क्रॉप्स को फार्मिंग करने के लिए जो है बहुत सारे इंडियन तमिलियंस को लेकर के गए थे ब्रिटिश। अब ये इंडियन तमिलियंस क्या हुआ, श्रीलंका में ही रह गए, और उन्हीं के जो जो नेक्स्ट जनरेशन है, या फिर बोल सकते हो आगे आने वाला जो जनरेशन है, उसकी पॉपुलेशन आपको श्रीलंका में देखने को मिलती है। तो ये टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 5%। तो इंडियन तमिलियंस है, श्रीलंकन तमिलियंस, ठीक है ना। अब श्रीलंका तमिलियंस आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ द ईस्ट ऑफ द बाउंड्री। मोस्ट ऑफ द Sinhala speaking peoples are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus और Muslim। देखो, अगर हम श्रीलंका की डायग्राम की बात करें, श्रीलंका की डायग्राम में आपको लिखा हुआ है, यहाँ से देखो, ये है श्रीलंका। मिड में आपको जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं सिंहला। ठीक है ना। इसके अलावा ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, ये जो थोड़ा ऑरेंज कलर में है, यहाँ पे रहते हैं श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल। और ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है, ये थोड़ा डार्क में जो है, ये कौन से रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं इंडियन, श्रीलंकन इंडियन। ठीक है? और ये जो छोटे छोटे बाउंड आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं मुस्लिम। कौन रहते हैं बेटा, ठीक है। तो मुस्लिम्स भी हैं श्रीलंका में, इंडियंस भी हैं, ठीक है ना, हिंदूज भी हैं। तो ये है श्रीलंका की कंपोजिशन। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रिश्चियंस भी देखने को मिलते हैं। तो बुद्धिस्ट, while most of the Tamils are Hindus or Muslims, there are 7% of the Christians who are both Tamil and Sinhala। ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको इसका एथनिक कंपोजिशन समझाने की कोशिश करता हूँ श्रीलंका की। ठीक है ना। जस्ट अ मिनट वेट। ओके, तो हम समझते हैं श्रीलंका की क्या कंडीशन है। अगर हम श्रीलंका की बात करें कि श्रीलंका में कंपोजिशन कैसा है, श्रीलंका की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो देखो, श्रीलंका में 74% पॉपुलेशन है, वो बोलती है सिन्हाला। श्रीलंका के 74% पॉपुलेशन क्या बोलती है, सिन्हाला बोलती है। ठीक है। क्वेश्चन पे, श्रीलंका की 74% पॉपुलेशन क्या बोलती है बेटा, सिन्हाला बोलती है। ठीक है ना। और एक रिलीजन फॉलो करती है, उस रिलीजन का नाम है बुद्धिज्म। ठीक है। यहाँ की 18% पॉपुलेशन जो है वो तमिल पॉपुलेशन है। कितनी, कौन सी पॉपुलेशन है, तमिल पॉपुलेशन है। और तमिल पॉपुलेशन में भी आपको डिवीजन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको श्रीलंकन तमिल देखने को मिलेंगे और इंडियन तमिल देखने को। इंडियन श्रीलंकन तमिल की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन है 13%, और इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन है 5%। ठीक है।
इसके अलावा आपको 7% पॉपुलेशन और देखने को मिलेगी जो क्रिश्चियन, क्या है बेटा, क्रिश्चियंस हैं। और ये दो लैंग्वेज भी बोलते हैं, कुछ तमिलियन भी बोलते हैं और कुछ सिंहला भी बोलते हैं। अब ये जो तमिल पॉपुलेशन है, इन तमिल पॉपुलेशन में आपको दो रिलीजन के लोग देखने को मिलेंगे, कुछ इसमें आपको हिंदू भी देखने को मिलेंगे और कुछ आपको इसमें मुस्लिम भी। तो दिस इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। और ये है श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन। यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट लोग भी देखने को मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम्स भी मिलेंगे और क्रिश्चियंस भी मिलेंगे। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अरे मेरी बात सुनो। अब एक बात बताइए, हमने दो चीजें यहाँ तक पढ़ी। पहला हमने क्या पढ़ा कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन। ठीक है। अब हम, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे एक इमेजिनेशन करते हैं। एक हम यहाँ पे इमेजिनेशन करते हैं कि जस्ट कि सिचुएशन कुछ ऐसा हो कि जैसे बेल्जियम, जैसे बेल्जियम है, तो बेल्जियम में मेजोरिटी में कौन है, डच पीपल। मेजोरिटी में कौन है, डच पीपल। और श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन है, सिंहला। ठीक है। तो मेजोरिटी में जो डच पीपल है ना, ये डच पीपल अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा करके और ये क्या करें, अपने अकॉर्डिंग अपने विल को इम्पोज करना स्टार्ट कर दे। मतलब अपनी थिंकिंग को, या फिर वो जैसा चाहते हैं उस तरीके से कंट्री को रूल करना स्टार्ट कर दे और अपनी विल को इम्पोज करना स्टार्ट कर दे फ्रेंच पीपल के ऊपर। क्या होगा इससे, क्या होगा बताइए, क्या होगा इससे। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि डच और फ्रेंच पीपल्स के बीच में क्लैशेस होना स्टार्ट होगा और कंट्री जो है वो डीस्टेबलाइज हो, कंट्री क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। अरे मेरी बात सुनो, सोचो ऐसा ही हो जाए श्रीलंका में। इस श्रीलंका में भी जो मेजोरिटी में पॉपुलेशन है, ये मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या करे, अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा करके और अपनी विल को इम्पोज करना स्टार्ट कर दे किसके ऊपर, माइनॉरिटी में रहने वाले लोगों के ऊपर। तो क्या होगा, मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच में जो है वो क्लैशेस होना स्टार्ट होगा। ठीक है। तो अब हमें जो है आगे ये समझना है कि ये जो एथनिक कंपोजिशन है दोनों कंट्रीज में, जो अलग अलग एथनिक कंपोजिशन है, इन कंट्रीज में इन कंपोजिशन को किस तरीके से जो है वो एकोमोडेट किया, और वहां पे किस तरीके के प्रॉब्लम्स अराइज हुए और उन्होंने किस तरीके के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। जैसे देखो यहाँ पे बताया भी है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, Dutch community could take advantage of this American majority and force its will on the French German speaking population। सोचो क्या होगा कि जो डच कम्युनिटी है ना, वो अपनी मेजोरिटी का फायदा उठा करके, न्यूमेरिक मेजोरिटी मतलब नंबर मेजोरिटी का फायदा उठा करके अपनी विल को इम्पोज करना कर स्टार्ट कर दे, फोर्स करना स्टार्ट कर दे किसके ऊपर, फ्रेंच और जर्मन पीपल के ऊपर। क्या होगा, दिस वुड पोस्ट द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज। ठीक है। क्या करेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो कम्युनिटीज रह रही है वहां पे, डच, जर्मन और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स, इनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाए। इससे क्या होगा, दिस कुड लीड टू वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब इससे क्या होगा कि कंट्री में क्या हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। किस तरीके का डिवीजन, डच वाले बोलेंगे कि हम जिस यहाँ पे मेजोरिटी में, हम इसको अलग कर लेते हैं और हम अपना रूल एस्टेब्लिश कर देंगे। जब फ्रेंच वाले बोलेंगे कि हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन को हम अलग कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि कंट्री में क्या हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। किस तरीके का डिवीजन, डच वाले बोलेंगे कि हम जिस यहाँ पे मेजोरिटी में, हम इसको अलग कर लेते हैं और हम अपना रूल एस्टेब्लिश कर देंगे। जब फ्रेंच वाले बोलेंगे कि हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन को हम अलग कर देंगे। इसके अलावा जब यहाँ पे अलग करने की बात करेगी तो ये लोग क्या करेंगे, दोनों कोशिश करेंगे कि कैपिटल जो उनके पास है, तो कैपिटल में मेजोरिटी किसके पास है, फ्रेंच पीपल के पास है, तो फ्रेंच वाले चाहेंगे कि ये कैपिटल किसका पार्ट बने, फ्लेमिश रीजन का पार्ट बने। डच चाहेंगे कि ये जो है बुलेनिया, सॉरी, डच पीपल चाहेंगे कि ये बुलेनिया रीजन में आता है तो ये डच का पार्ट है। ठीक है। फ्रेंच पीपल क्या चाहेंगे कि वो मेजोरिटी में है तो फ्लेमिश रीजन का पार्ट बन जाए। तो ये सारी जो, सॉरी मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे गड़बड़ बोल दिया। अभिमन्यु जी, इस तरह से इसको कट कर लीजिएगा, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा था कि क्या हो कि अगर डच कम्युनिटी जो है अपनी जो न्यूमेरिक मेजोरिटी है उसका अगर फायदा उठा करके और अपनी विल को फोर्स करना स्टार्ट कर दे फ्रेंच और जर्मन पीपल के ऊपर, तो क्या होगा कि इन जर्मन, फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या करे,
जो बेल्जियम है इसमें डिवीजन भी क्रिएट करते हैं। किस तरीके का डिवीजन देखो, डच पीपल चाहेंगे कि जहां उनकी मेजोरिटी है वो वाले एरिया को रूल करें, ठीक है। फ्रेंच वाले चाहेंगे कि उनकी जहां पे मेजोरिटी है वहां पे वो रूल करें, ठीक है ना। तो फ्लेमिश रीजन में कौन है, फ्लेमिश रीजन में कौन है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, फ्लेमिश रीजन में कौन है, जल्दी बताइए। फ्लेमिश रीजन में कौन है, डच स्पीक। विलेनिया रीजन में कौन है, फ्रेंच स्पीक। तो विलेनिया रीजन पे कौन कोशिश करेगा कि अपनी कंट्रोल स्टैब्लिश कर दे, फ्रेंच पीपल। फ्लेमिश रीजन में कौन कोशिश करेगा अपनी जो है मेजोरिटी स्टैब्लिश करते हैं, डच पीपल। अरे मेरी बात समझ में ना। और देखो, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या होगी कि ब्रुसेल्स को लेकर के बहुत ज्यादा लड़ाई होगी इन दोनों के बीच में। डच चाहेगा कि ब्रुसेल्स पे उनका कंट्रोल हो, फ्रेंच चाहेंगे कि ब्रुसेल्स पे उनका कंट्रोल। अरे मेरी बात समझ में ना। दोनों कोशिश करेंगे कि ब्रुसेल्स पे उनका कंट्रोल स्टैब्लिश करे। इससे क्या होगा कि जो एक कंट्री एक साथ यूनाइट होकर रह सकती थी, इन कंट्रीज के बीच में आपको फ्रेगमेंटेशन बोल सकते हो या फिर डिवीजन जो है वो हो सकते हैं। अरे मेरी बात सुनो। उसी तरीके से अगर हम श्रीलंका की बात करें, तो यहाँ पे जो सिन्हाला कम्युनिटी है जो एंजॉय कर रही है और भी ज्यादा मेजोरिटी विद रिस्पेक्ट टू द डच पीपल, ये क्या करने लगे, अपनी इम्पोज को विल करना, अपने विल को इम्पोज करना स्टार्ट कर दे एंटायर कंट्री के ऊपर। तो फिर क्या होगा, जो है किस टाइप के प्रॉब्लम्स राइज होंगे, ये हम अब जाकर के आगे बढ़ेंगे। ये सिन्हाला कम्युनिटी जो श्रीलंका में थी, उन्होंने किस तरीके से जो है, जो अपनी मेजोरिटी थी उस मेजोरिटी का फायदा उठा करके, और जब उन्होंने अपने विल को इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया इंडियन श्रीलंका, तो उससे क्या प्रॉब्लम से राइज हुए, हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। अरे मेरी बात समझ में। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी आएगा, जिसमें हम लोग जो है मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, जो वहाँ की मेजोरिटी कम्युनिटी थी उसने जब अपने विल को इम्पोज करना स्टार्ट हुआ किया, तो किस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो राइज होते हैं श्रीलंका के अंदर। ठीक है। तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रामेटिक से जुड़ने के लिए। ऐसे ही आप जो है फर्दर लेक्चर्स के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है आपको अपडेटेड वीडियो जो है वो मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।